गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बायोलॉजी क्लास का चौथा वीडियो बना रहे हैं और ये ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, जो सभी वर्गों के लिए अत्यंत ही आवश्यक चैप्टर है। और इस टॉपिक को अगर एक बार अच्छा से समझ लेते हैं बच्चों, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। और मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है। या तो आपसे पूछेगा चित्र सहित नामकरण करें, चित्र सहित नामकरण करें, नामकरण करें, या संपूर्ण वर्णन करें या चर्चा करें। ठीक है ना, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछता है। या तो आपसे चित्र कहेगा, चित्र बनाकर उसका नामकरण करें, या संपूर्ण चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है ना, ये पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार देख लेंगे और 10वां बोर्ड परीक्षा के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं। तो हम चालू करते हैं टॉपिक को, समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे गार्जियनों का शिकायत आया है, सर मैं आप जो वीडियो बना रहे हैं इसका पैसा भी लीजिएगा। वीडियो का कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री में आपको दिया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए आप घर बैठे इस वीडियो को देखिए, सीखिए और लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाए, जिससे हम प्रेरित हों और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अच्छे अच्छे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं और आप लोग को फ़ायदा हो जिससे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं टॉपिक पर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र जो है ना, इसका चित्र बनाना पहले बहुत ज़रूरी है। चित्र बनाएंगे, उस टॉपिक पर आगे हम बढ़ते हुए सबसे पहले चित्र बनाना सीखिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चित्र को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है ना, और एक बार प्रैक्टिस आपका हुआ तो मान लिया जाए आपका चित्र भी आपका सही सही बन जाएगा। बस सबसे पहले डायग्राम में हमको क्या क्या चाहिए वो ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। चलिए, चित्र कंप्लीट होने वाला है, देखा जाए। ऐसे चित्र नहीं बनेगा, आप लोग 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपसे चित्र बन पाएगा सही से। क्योंकि मैं लगातार इसको बनाया है, इसलिए ये चित्र मेरे लिए आसान हो जाता है। लेकिन आप लोग जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये चित्र सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए चलिए, चित्र बन के तैयार हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, किस प्रकार इसका नामकरण करेंगे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पाचन ग्रंथि में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा, इसका क्या नाम है बाबू? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आता है ग्रासनी। किसका नाम आता है? ग्रासनी का आता है। इसको कहते हैं ये जो है ना, ये मस्तिष्क के सबसे इस भाग में, यहाँ पर मस्तिष्क से नीचे। ठीक है ना, ये मान लो फिगर ऐसा है, ये कान है, कान के जस्ट ऊपर। ठीक है ना, लार ग्रंथि क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। ठीक है, इसको कहते हैं नासिका कहो या श्वसन द्वार कहो, दोनों एक ही है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैकिया
कुंडलित संरचना है जो ट्रैकिया कहलाती है, और ये स्प्रिंग की तरह जो है वही ट्रैकिया कहलाती है। और इसी के ऊपर एक स्वर ग्रंथि होती है जिसे लिरिक्स पॉइंट कहा जाता है, और इसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, पाइप जैसी लंबी और चौड़ी नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, जो मुख गुहा से अमाशय को जोड़ती है। इसे कहते हैं अमाशय कहा जाता है, एस्टोमच, ठीक है। इसे यकृत, लीवर, ठीक है, यकृत ये है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रंथि है इसको कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और ये पित्ताशय कहलाता है, पित्ताशय, ठीक है ना। उसके बाद ये, और यहाँ से यहाँ, मतलब जहाँ से ये अमाशय का लास्ट और जहाँ से छोटी आंत जुड़ता है उस जगह को कहा जाता है क्षुद्रांत। क्या कहा जाता है बाबू? क्षुद्रांत कहा जाता है, क्षुद्रांत कहा जाता है। अब ये देख रहे हैं, ये है बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत कहो या आंत्र, दोनों एक ही है। ये कहलाती है छोटी आंत, छोटी आंत। ये कहलाती है मलाशय, मलाशय। ये कहलाती है गुदा, ये कहलाती है अपेंडिक्स या परिशेषिका, परिशेषिका। तो मैंने 2 मिनट के अंदर मैंने चित्र बनाया और उसका नामकरण किया, और नामकरण करने के कारण, नामकरण अगर 5 नंबर का कभी कभी पूछता है चित्र सहित नामकरण करें, तो चित्र बनाइए, इसका नाम लिख दीजिए, बस हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? मुख गुहा। दूसरा क्या? नासिका। तीसरा क्या? लार ग्रंथि। चौथा क्या? ग्रासनी। ग्रासनी के जस्ट नीचे क्या? ट्रैकिया। उसके बाद क्या? स्वर ग्रंथि। उसके बाद क्या? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या? अमाशय। अमाशय से जस्ट इधर इस साइड यकृत, और उसके ऊपर क्या? पित्ताशय। ये क्या है? अग्नाशय। ये जहाँ से अमाशय की लास्ट बिंदु और छोटी यहाँ जहाँ से जुड़ा है उस जगह को क्षुद्रांत, ये कहलाता है बड़ी आंत, ये कहलाता है छोटी आंत, ठीक है। और बड़ी आंत का लास्ट बिंदु जहाँ पर मलाशय और सबसे निचले वाला भाग गुदा, और इस साइड बड़ी आंत के दूसरे साइड परिशेषिका होती है। अब हम इसका वर्णन करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं, गौर से देखा जाए। मानव पाचन तंत्र को मुख्य रूप से मानव पाचन तंत्र को 2 स्टेप में पढ़ा गया है। मानव पाचन तंत्र को मुख्य रूप से 2 स्टेप में पढ़ा गया। पहला स्टेप है जो इसमें आता है, पहला स्टेप जो आता है वो आहार नाल से आता है, और दूसरा स्टेप आता है सहायक ग्रंथि से। पहला स्टेप पर चलते हैं आहार नाल से। पहला आहार नाल से आते हैं, और दूसरा आता है सहायक पाचक ग्रंथि। चलिए, आहार नाल कहते किसको, पहले वो जानते हैं। आहार नाल वैसा नाल जो मुख द्वार से चालू होता है और उसमें आने वाले जितने ग्रंथि हैं, ठीक है ना, जो आहार को पचाते हुए मल द्वार तक पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आहार नाल। नाम से ही स्पष्ट है, आहार मने भोजन, नाल मने नली, मतलब भोजन को मुख में लिए, मुख हुआ प्रथम पाचन, और प्रथम पाचन से लेकर और जहाँ तक मल बाहर निकलता है वहाँ तक के जितने भी अंग साथ देते हैं, योग करते हैं या फंक्शन करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? आहार नाल कहलाते हैं। अब आहार नाल में कौन कौन आता है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि आहार नाल में आता कौन कौन है। सबसे पहले मुख आता है, ठीक है। तो मुख के बाद कौन आता है? मुख आया। मुख के बाद आता है मुख गुहा। क्या आता है बाबू? मुख गुहा आता है। मुख गुहा के बाद कौन आता है? तो मुख गुहा के बाद आप देख रहे हैं कौन आया? ग्रासनी आया। ग्रासनी आया। अच्छा, मुख गुहा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो तालु आता है, ठीक है। तालु के बाद आता है जीव आता है। जीव के बाद क्या आता है? दांत आता है। ये भी हम टॉपिक बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ग्रासनी,
ग्रासनी के बाद क्या आता है? ग्रासनी के बाद आता है क्या? ग्रासनली। ट्रैकिया और स्वर ग्रंथि भी आती है, लेकिन हम ग्रासनली चलेंगे। ग्रासनली। ग्रासनली के बाद कौन आता है? अमाशय आता है। क्या आता है बाबू? अमाशय आता है। अमाशय के बाद क्या आता है? अमाशय के बाद डायरेक्ट आइए, अमाशय के बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत। मुख्य रूप से आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत आता है। अब इस पर हम एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इस बिंदु पर। अब इधर आते हैं सहायक पाचक ग्रंथि में कौन कौन आता है। सहायक पाचक ग्रंथि में आता कौन कौन है, उसके बारे में हम आपको अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सहायक ग्रंथि में आता है लार ग्रंथि। कौन आता है? लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि आता है। उसके बाद जठर, जठर ग्रंथि, ठीक है ना। जठर ग्रंथि के बाद आता है कौन? ठीक है ना, आंतरिक रस। आंतरिक रस, ठीक है, और आंतरिक रस, आंतरिक रस के बाद इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अंतर्गत, अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सहायक पाचक ग्रंथि। सहायक पाचक ग्रंथि का मतलब होता है कि भोजन के सारे फंक्शन होने के बाद जो शेष, जो जिनकी भूमिका अहम होती है, सहायक होती है, इनके बिना भोजन का पचना संभव नहीं है, वो सब किस में आते हैं? सहायक पाचक ग्रंथि में आते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को चालू करते हैं। अब मुख गुहा से चालू करते हैं। मुख गुहा में जानते हैं मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा का अंतर्गत होठ आता है। होठ के अंदर जो है फिर क्या आते हैं? दांत आते हैं, जी आते हैं, तालू आते हैं, ठीक है ना, ये सब। उसके बाद तालू के ऊपरी तालू, निचली तालू, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मुख में समझ गए, मुख के अंतर्गत सभी आएंगे। लेकिन मुख गुहा में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले तालू। तो तालू जो है मुख्य रूप से तालू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर तालू। क्या होता है बाबू? कठोर तालू। दूसरा होता है कोमल तालू। कोमल तालू। कठोर तालू क्या है? कठोर तालू क्या होता है? यह मुख के सबसे आगे होता है। मुख, ये मुख गुहा है, उसके अंदर जो पहला जो कठोर वाला आवरण है वो क्या कहलाता है? कठोर तालू कहलाता है। और दूसरा कहलाता है कोमल तालू, जो अंदर रहता है, सबसे अंदर, माने कठोर तालू के पीछे अंदर को क्या कहते हैं? कोमल तालू कहते हैं। अब ये दोनों कठोर तालू और कोमल तालू क्या करता है? इसका कार्य क्या है? ये फंक्शन क्या करता है? तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? भोजन को सही समय पर अंदर पहुंचाने का काम करता है। भोजन को क्या करता है? भोजन को लार से सानने का काम करता है। दूसरी बात क्या करता है? यह भोजन को सही ढंग से अंदर पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद इसमें इसकी भूमिका तो ये हो गया। दूसरा जीव, दूसरा अंग क्या है? जीव की बात करते हैं। तो जीव के बारे में जानते हैं। जीव क्या है भाई? एक मांसल संरचना है जीव का। जीव का क्या है? एक मांसल संरचना है। जीव के अंदर जो है मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले स्वाद कलिका। जीव के अंदर क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका। इसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। इसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। जीव के अंदर क्या क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका। और स्वाद कलिका क्या करता है? स्वाद का पता लगता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो स्वाद का पता कौन लगाता है? ये स्वाद कलिका। अब ये स्वाद कलिका, जीव के अंदर स्वाद कलिका है, तो इसमें 4 स्टेप पाया जाता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप पाया जाता है जीव में। स्वाद के अनुसार 4 स्टेप पाए जाते हैं। सबसे पहले अग्रभाग में ये मीठा का स्वाद लगता है। दूसरा भाग में क्या लगता है? खट्टा का स्वाद लगता है। तीसरा भाग में क्या लगता है? नमकीन का स्वाद लगता है। और चौथा कड़वा का स्वाद लगता है। फिर से समझिए बाबू, ये जीव के अंदर
हम मुख गुहा के अंदर पढ़ा रहे हैं, जीभ के अंदर मुख्य रूप से स्वाद कलिका पाई जाती है और स्वाद के आधार पर इनमें 4 स्टेप पाया जाता है, 4 स्थान पाया जाता है, 4 भागों में जीभ को बांटा गया है। तो पहला स्टेप जो होता है सबसे आगे वाला भाग है, वहां पर कैसा लगता है, मीठा का स्वाद लगता है। कैसा लगता है, मीठा लगता है। दूसरा कैसा लगता है, दूसरे स्थान पर क्या लगता है, खट्टा स्थान लगता है। तीसरे स्थान पर क्या, नमकीन लगता है। और सबसे लास्ट में क्या लगता है, कड़वा। एक उदाहरण आपको बताते हैं बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको 1 मिनट में। जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले आप कोई चीज़ को चखते हैं, मीठा चीज़ लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, मीठा चीज़ कहाँ लगता है, आगे। और जब कोई कड़वा चीज़ खाते हैं, मान लो चिरौता पी रहे हैं, कड़वाहट का चीज़ पी रहे हैं, तो आपको कहाँ लगेगा, सबसे लास्ट वाले भाग पर। तो कड़वा समझ गए, मीठा समझ गए। अब जब आप भूंजा खाते हैं, मिर्ची और नमक लेके कहाँ रखते हैं, आगे रखते हैं, नहीं, अंदर जाके कटक करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, नमकीन लगता है। और दही खाते हैं तो क्या यहीं चाट लेते हैं, नहीं, जी निकाल के बीचले स्थान माने सेकेंड स्थान पर रखते हैं, तब वहाँ पर क्या लगता है, खट्टा का स्थान, खट्टा पता चलता है, अन्यथा पता नहीं चलता है। लेकिन उस जगह पर जाना जरूरी है, तभी वो आपको स्वाद का सही पता लगेगा, अन्यथा स्वाद का पता नहीं लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी व्यक्ति को जी आता है, जी आता मतलब क्या, मतलब उसके जी पर क्या, स्वाद कलिका क्या हो, फूल जाए, स्वाद कलिका क्या भर जाए। जी आना का मतलब होता है स्वाद कलिका का भर जाना, अर्थात क्या होता है, वहां पर फोके हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं जी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, स्वाद का पता नहीं चलता है। कुछ खाइएगा आपको सब चीज तीते लगेगा, ठीक है। तो स्वाद कलिका का होना बहुत जरूरी है, और स्वाद कलिका ही किसी भी वस्तु का स्वाद का पता लगाता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया बाबू, तालू के बारे में बताया। तालू कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कठोर तालू, दूसरा क्या, कोमल तालू। कठोर तालू क्या होता है, कड़े होते हैं, जो आगे वाले भाग में पाए जाते हैं। कोमल तालू कहाँ पाए जाते हैं, अंदर वाले भाग में पाए जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये भोजन को सही समय पर अंदर पहुंचाने का काम करता है। और श्वसन माने ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, वो क्या होता है, अंदर जो है एक नली है, जिसमें क्या होगा, ये भोजन ना फंसे, श्वास नली में नहीं जाए, इसलिए तालू की भूमिका अहम है। दूसरा मैंने बताया जीभ के बारे में, तो जीभ जो है एक मांसल संरचना है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, लचीली होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इसमें सबसे पहला क्या, स्वाद कलिका पाई जाती है। और स्वाद कलिका क्या, स्वाद का पता लगाता है। हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसका स्वाद का पता कौन लगाता है, जीभ लगाता है। और जीभ में कौन सा भाग, तो स्वाद कलिका। ये क्या करती है, ग्रहण मतलब क्या करता है, कोई भी स्वाद का अंदाज लगा लेता है कि कौन सा, जीभ पर रखने के बाद स्पष्ट पता चलता है किस स्वाद का है। तो जीभों में क्या पाएगा, 4 स्टेप पाया जाता है। तो पहला क्या होता है, मीठा, दूसरा क्या, खट्टा, तीसरा क्या, नमकीन, और चौथा क्या, कड़वा होता है। अब आते हैं दांत के बारे में। चलिए बाबू, दांत के बारे में आते हैं, दांत के बारे में जानते हैं, दांत के बारे में बताते हैं। मुख्य रूप से दांत जो है ना, मतलब दांत जो है ना, कहता है कि दांत जो है मुख्य रूप से दांतों की संख्या कितनी होती है, ये दांतों की संख्या होती है मैक्सिमम 32। कितना होता है, 32 होता है। अब दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। दूध की दांतों की संख्या 20, ठीक है। अब अकल के चौवा के सहित दांतों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। जो वयस्क अवस्था में 36 दांत, जिनको कहता है अकल का चौवा सहित कितना, 36 दांत। कभी कभी मुहावरा भी सुने होंगे, ज़्यादा बोलबी तो 36 दांत तोड़ देबो, ठीक है ना, सुने होंगे, 32 निकाल देबो, 36 निकाल देबो, सुनते होंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। दूध की दांतों की संख्या 20, ठीक है ना। अकल के चौवा सहित कितना, 36। तो दांत मुख्य रूप से हमारे शरीर में, दांत जो है सबसे अनमोल चीज है। अनमोल चीज इसलिए कहते हैं, दांत नहीं रहेगा तो आप कुछ खा भी नहीं सकते। आपके सामने बढ़िया चीज रखा हुआ है जो हार्ड में थोड़ा बना हुआ है, दांत नहीं रहेगा तो आप खा नहीं पाते हैं। तो दांत का होना बहुत जरूरी है। तो दांत जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। मोलर, मोलर, प्री मोलर, केनाइन, केनाइन, इंसीजर,
इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर। सॉरी, दांत जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर। फिर से सुनिए, दांत जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर। अब क्या कहते हैं मोलर दांत? मोलर दांत का संरचना हम बना देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, च्यवरनक दांत कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबू, च्यवरनक दांत कहते हैं। तो च्यवरनक दांत की आकृति आपको बता देते हैं, च्यवरनक दांत की आकृति कैसी होती है। इस ढंग का दांत होता है, उसको कहते हैं मोलर दांत, जिसको चौवा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौवा कहते हैं। ये च्यवरनक दांत की संरचना हुई। किसकी संरचना हुई, च्यवरनक दांत। और ये भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, चबाने का काम करता है। फिर प्रीमोलर का काम क्या है, प्रीमोलर का दांत क्या है, च्यवरनक के ही समान होता है, लेकिन क्या होता है, ये इसमें जो है ना मुख्य रूप से इसमें जो है ये मोलर द्वारा चबाए हुए भोजन को और महीन करने का काम करता है। कौन, प्रीमोलर, च्यवरनक, और दूसरा का नाम है अग्र च्यवरनक। क्या नाम है बाबू, अग्र च्यवरनक। एक का नाम है च्यवरनक और दूसरा का नाम क्या है, अग्र च्यवरनक। तो इसकी संरचना कैसी होती है वो भी बता देते हैं बाबू। यहां पे बनाते हैं, आपका यहां पर चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। अगला चित्र इसका बनाते हैं प्रीमोलर का संरचना। प्रीमोलर दांत की भी संरचना इसी टाइप की होती है, लेकिन नीचे में क्या होती है, इस ढंग का होता है। नीचे में क्या होता है, ऐसा, इसमें 3 गो निकला रहता है, इसमें 2 गो निकला रहता है, ठीक है ना। तो प्रीमोलर की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है। ये मोलर द्वारा चबाए हुए भोजन को और क्या करता है, पीसने का काम करता है। मोलर चबाता है और मोलर द्वारा चबाए हुए भोजन को और महीन करने का काम कौन करता है, ये करता है, ठीक है। और केनाइन, ये कुतुरने वाला दांत होता है। क्या होता है, कुतुरने वाला दांत। केनाइन क्या होता है, कुतुरने वाला दांत होता है, ठीक है ना। तो केनाइन की संरचना कैसी होती है, तो देख लेते हैं केनाइन की संरचना। केनाइन की संरचना इस ढंग का होता है, केनाइन, ठीक है ना। इस ढंग की संरचना होती है केनाइन की। और इंसीजर, इंसीजर दांत की संख्या इस टाइप का। तो ये मुख्य रूप से केनाइन, ये कुतुरने, ठीक है ना, या काटने, या इंसीजर क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। इंसीजर क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। केनाइन कुतुरने का काम करता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से दांत के बारे में पूछेगा तो दांत कहेंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर, ठीक है। अब दांत समझ गए। दांत का कुछ पूछता है क्वेश्चन, परीक्षा में पूछता है बहुत सारे क्वेश्चन कि दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन है, एनामेल। क्या नाम है, एनामेल। दंत सूत्र क्या होता है, 21-23/21-10, 21-23/21-23, ये दंत सूत्र है, दांत का ये सूत्र है, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक आते हैं, दांत के बाद आता है ग्रासनी के बारे में। किसके बारे में, ग्रासनी के बारे में आते हैं। तो आते हैं बाबू ग्रासनी के बारे में। ग्रासनी कहाँ है, यहाँ। मुख गुहा के बारे में बता दिए, अब ग्रासनी के बारे में जाते हैं। ग्रासनी कहते किसको है, ग्रासनी मुख्य रूप से ग्रास बिंदु को, जिस जगह भोजन का ग्रास हो उस बिंदु को क्या कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। मतलब यहां से मुख में प्रथम पाचन हुआ, पाचन करने के बाद भोजन जो है मुख्य रूप से यहां पर आता है, यहां से यहां आने में इसको भोजन को क्या कहते हैं, ग्रास करते हैं। क्या करते हैं, ग्रास करते हैं। ग्रास कैसे करते हैं, तो ये भोजन जैसे गया तो उसको ग्रास कैसे, ग्रास माने अंदर ले जाना। ग्रास माने क्या होता है, अंदर ले जाना। भोजन यहां से कहां जाएगा, इस धीरे धीरे ये पथ पर जाता है और एकाएक नहीं जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कोई जल्दी जल्दी में खाना खाता है, तो जल्दी जल्दी में खाना करता है तो क्या होता है, ये भोजन यहाँ पर आके रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या है, कुंडली संरचना है, और कुंडली संरचना को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया पर क्या है, स्वर ग्रंथि है। हम भोजन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में किए, पचाए नहीं, तोड़े नहीं सही से, वहां से मुख में जब तक पचेगा नहीं, अच्छा से लार से सनेगा नहीं, तो भोजन अच्छा सनेगा नहीं, तो वो अंदर जाएगा नहीं जाएगा। तो ग्रासनी क्या करता है, यहीं पर भोजन को रोक देता है। अब आप क्या करें, हबदब खाने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पर अंदर नीचे नहीं गया, यहीं पर क्या होता है, जैसे ही आप दबाव ज़्यादा देते हैं, जल्दी जल्दी में खाना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है, उल्टी हो जाती है, यहीं से भोजन क्या होता है, सारा बाहर निकल जाता है। जैसे ही इस पर दबाव होता है तो पेट में पहले से जो बचा है वो भी बाहर निकल जाता है। तो कभी कभी ये भी कंडीशन हो जाता है
कि निकलते समय क्या होता है, नाक से भी भोजन के कण निकल जाते हैं, क्योंकि नाक और मुख का कंडीशन दोनों जो है एक ही है, दोनों मार्ग एक ही है, लेकिन एक जो है मांसल जैसी संरचना होती है जो इसको क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं कुछ देर के लिए वो जो है घटनी जो है वो क्या करता है, इसको ढक देता है, ढकनी जो होता है उसको ढक देता है, और जिसके कारण भोजन जो है श्वसन नली में नहीं जाता है। तो ग्रासनी के बारे में क्या कहेंगे, ये ग्रास्य बिंदु होता है, यहाँ भोजन का क्या होता है, ग्रास होता है। अब वहां से भोजन क्या आता है, पीछे द्वारा ये का किस नली में आता है, ग्रास नली में आता है। किस नली में आता है, ग्रास नली। ये है ग्रासनी और ये है ग्रास नली। ग्रास नली क्या है, मुख गुहा के शुरुआत, मुख गुहा के सबसे लास्ट में, और अमाशय को जोड़ने वाली एक लंबी सर्करी पाइप है, लंबी सर्करी पाइप है। देखिए थोड़ा हम चित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, देखा जाए लंबी पाइप जैसी संरचना, आप समझ में आ जाएगा, तोड़ तोड़ के बताते हैं। अब क्या कीजिए, यहां पर देखा जाए, ये हम संरचना बनाए, आपका ये संरचना यहां बनाए, अलग कर दिए हमने, चित्र को क्या किया, खंड खंड करके आप समझाते हैं। ये संरचना जो है ये क्या कहलाया, यहां पर, यहां देखा जाए, ये देखिए नासिका, नासिका द्वार, और ये क्या हुआ, मुख द्वार या मुख गुहा, ठीक है। यहां इस बिंदु को क्या कहेंगे, ग्रासनी कहेंगे, और यहां से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ग्रास नली। तो हम क्या कहेंगे कि पतली चौड़ी लंबी जैसी नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। पतली लंबी चौड़ी नली को क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के ग्रास नली के अंदर कौन कौन आता है, तो मुख्य रूप से ये आते हैं, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो भी भोजन करते हैं वो क्या होता है, कर्माकुंचन गति से, किस गति से, कर्माकुंचन गति से ये भोजन को क्या करता है, अमाशय में लाता है। और इसकी लंबाई जो है लगभग जो है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बाबू, 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, और 25 सेंटीमीटर होने के कारण ये मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये भोजन को कर्माकुंचन, कर्माकुंचन मतलब क्या, भोजन यहां धीरे 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 यहां आता है, एकाएक नहीं, यहां से डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा तो क्या होगा, वहां पर चोट लगेगा। भोजन डायरेक्ट यहां ससर के डायरेक्ट यहां आ जाएगा तो अमाशय में चोट लगेगा, जिससे हो सकता है अमाशय में, ठीक है ना, अमाशय में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए। तो इसलिए कर्माकुंचन क्या, धीरे धीरे भोजन ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, ससरता है। यहां आया तो फैला, फिर यहां नीचे गया, नीचे गया तो नीचे वाला भाग फैला, ऊपर वाला भाग क्या हुआ, मुलायम हुआ। ठीक है, अब आते हैं ग्रास नली के बाद आता है अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में थोड़ा देखते हैं बाबू, अमाशय के बारे में क्या है। अमाशय मुख्य रूप से ये एक थैलीनुमा संरचना है। कैसा है बाबू, थैलीनुमा। कैसा संरचना है, थैलीनुमा संरचना। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। कैसा संरचना है, थैलीनुमा संरचना। लिख देते हैं थैलीनुमा संरचना, नुमा संरचना है। थैला जैसा बना हुआ, जैसे बैग देखे होंगे, कुछ सामान रखने वाला होता है, उसी ढंग की संरचना क्या है, थैलीनुमा संरचना क्या है, अमाशय क्या है। अब आते हैं इसके सबसे, इस दीवार पर जो है ग्रंथि पाई जाती है। इस दीवार में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको कहते हैं क्या बाबू, जठर ग्रंथि। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। इस अमाशय की दीवार पर पाए जाने वाले ग्रंथि को जठर ग्रंथि कहते हैं। और ये जठर ग्रंथि से क्या निकलता है बाबू, जठर रस निकलता है। जो भोजन जब यहां पर आता है ना भोजन, तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे जटिल अणुओं को छोटे छोटे में तोड़ा कौन, मुख। मुख के अंदर पाए जाने वाले दांत, जी, तालू, ये सब क्या किए, उस भोजन को छोटे छोटे खंड में तोड़े। और लार ग्रंथि से क्या निकला, एमिलेस नामक एंजाइम निकला। लार ग्रंथि क्या है, एक मटर के समान ऊपर ग्रंथि है जो नट बोल्ट की तरह काम करता है। यहां से जबड़ा जब चलता है, जबड़ा लगातार दबाव देते हैं, जिससे लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है। पहला कर्ण कान के पास
1 2, 2 संख्या में एक जोड़ी, दूसरा तालू के ऊपर दोनों साइड, तीसरा क्या होता है नीचे, तीसरी जोड़ी नीचे पाई जाती है तालू के नीचे, ठीक है ना। ये सभी मिलकर क्या करता है, जैसे ही जबड़ा चलता है तो इन पर दबाव पड़ता है और इससे मीठा मीठा रस निकलता है, और मीठा मीठा रस निकलने के कारण भोजन क्या होता है, लार से सनता है। सनने के बाद ये पहुंचा कहाँ, टुकड़ा के रूप में कहाँ पहुंचा, यहाँ से ग्रास नली होते हुए कहाँ पहुंचा, अमाशय में पहुंचा, और अमाशय के दीवार पर एक जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस निकलता है, जो भोजन को लय के समान क्या करता है, लोइया बनाने का काम करता है, भोजन को आपस में जोड़ने का काम करता है, और स्प्रे की तरह इस पर भोजन को कण मिलता है, और इसके अंदर अमाशय के अंदर एक रस पाया जाता है जो अम्लीय होता है, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गैस्ट्रिक जूस। याद रखना, पूछेगा कि भोजन को अम्लीय बनाता कौन है, अम्लीय बनाता है कौन, गैस्ट्रिक जूस। ये कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, और अमाशय की दीवार पर क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस निकालता है, ठीक है ना, जठरिया बनाने का काम करता है। वहाँ से जब ये लोइया बन जाता है तो ये कहाँ गिरता है, ये अम्लीय पदार्थ जो है, अम्लीय जो है गैस्ट्रिक जूस है, इसमें आके गिरता है। जैसे ये इसमें आके गिरता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये लोइया गिरा कहाँ, नीचे गिरने के बाद अम्ल से छनाने के बाद क्या होता है, ऊपर आता है, हल्का होके ऊपर आता है, और वहाँ से ये भोजन कहाँ चल जाता है, इस ढंग से। तो थोड़ा अमाशय का आकृति इस ढंग से बनाना चाहिए हमको, ठीक है ना। ऐसे आप समझ जाइए, ये अम्ल भरा हुआ, ये सारा अम्ल भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ, भोजन लोइया बनकर किससे, जठर रस से सनाने के बाद ये लोइया बन के इसमें आया, डूबने के बाद, छनने के बाद ऊपर आया, और भोजन इस नली होते हुए फिर कहाँ चली गई, यहाँ से कहाँ जाती है, सबसे पहले जाती है छोटी आंत में, यहाँ से जाती है छोटी आंत में। तो बच्चों, हमने अभी क्या बताया कि ग्रास नली द्वारा जो भोजन आता है वो क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे दांत, जी, लार ग्रंथि, ग्रास नली होते हुए कहाँ आती है, अमाशय में आती है, और अमाशय में भोजन के क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड बनकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद अमाशय क्या करता है, भोजन को स्टॉक करता है, तो भोजन को जमा करता है, तो जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, एक लय के रूप में, एक गोला के रूप में तैयार करता है, और गोला के रूप में जब तैयार हो जाता है तो भोजन कहाँ गिरता है, इस HCl में गिरता है। ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो अम्लीय होता है, स्वाद में कैसा होता है, अम्लीय होता है, और इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। अब समझिए, यहाँ से क्या होगा, जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठरीय रस क्या करता है, इसको क्या करता है, गोला बनाता है, और यहाँ भोजन गिरता किसमें, अम्ल में गिरता है, ये अम्लीय पदार्थ में, गैस्ट्रिक जूस में गिरता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। यहाँ से भोजन ऊपर आता है, जैसे मान लीजिए जाए आपको कोई समोसा छानना है या जिलेबी बनाना है, तो आप क्या करते हैं, गरम तेल में जिलेबी को डालते हैं, तो सबसे पहले जिलेबी जो मैदा का बना हुआ जो चीज़ डाले वो कहाँ जाएगा, तेल के अंदर जाएगा, और उसके बाद फूलने के बाद कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक उसी प्रकार ये भोजन के लोई जो है ये कहाँ जाएंगे, अम्लीय चीज में जाएंगे, वो तल में जाते हैं, और पुनः छनाने के बाद यहाँ भोजन ऊपर आ जाते हैं। भोजन ऊपर जैसे ही आते हैं तो ये इस मार्ग से कहाँ जाता है, नीचे जाता है। लेकिन यहीं पर एक और ग्रंथि है जो हम बताएंगे आपको, ये क्या है, अग्नाशय है। ये क्या है, यहाँ से पित्ताशय, और ये क्या है, अग्नाशय है, जो क्या करता है, भोजन को अम्लीय से फिर क्या करता है, यहाँ पर क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो मुख्य रूप से आप अमाशय के बारे में क्या क्या जाने, अमाशय क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इस अमाशय के दीवारों पर, अमाशय के आंतरिक दीवारों पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है बाबू, अम्लीय। और अम्लीय बनने के बाद भोजन क्या होता है, धीरे धीरे नीचे कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है,
और उससे पहले अम्लीय बना हुआ भोजन क्षारीय पदार्थ से अर्थात अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशिक रस इसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है। अब अमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर वाला भाग जहां से ग्रासनली जुड़ा है उसको कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया। और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, फंडस। और सबसे निचली वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं बाबू, पाइलोरिक कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक अमाशय के बाद आते हैं, अब आते हैं किसमें, छोटी आंत में। हम चित्र बनाएंगे अब छोटी आंत का। तो देखा जाए छोटी आंत का चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हम पार्ट बाय पार्ट चित्र बनाते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए बच्चों, क्योंकि पार्ट पार्ट चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा पाचन तंत्र थोड़ा जटिल है। ठीक है ना, एक एक पार्ट को हम अलग अलग करके आपको बता रहे हैं। अब आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत लंबाई में बड़ी, लंबाई में बड़ी लेकिन आकृति में क्या, छोटी। लंबाई में बड़ी लेकिन आकृति में छोटी, उसको क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, छोटी आंत। छोटी आंत मुख्य रूप से 3 मीटर होता है। कितना मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत 3 मीटर लंबा होता है। तो छोटी आंत के बारे में कहेंगे क्या, छोटी आंत लंबाई में बड़ी लेकिन आकृति में देखने में क्या होती है, छोटी होती है। देखने में क्या होती है बाबू, छोटी होती है। इसकी लंबाई कितना होता है, 3 मीटर होता है। इसमें क्या होता है, भोजन जब यहाँ आता है सबसे पहले बड़ी आंत में नहीं जाता है, कहाँ, अमाशय के बाद डायरेक्ट आता है छोटी आंत में। यहाँ भोजन 8 से 10 घंटा, कितना घंटा, 8 से 10 घंटा रुकता है। और रुकने के बाद यहाँ पाचन होता है। और पाचन होने के बाद 8 से 10 घंटा रुकने के बाद यहाँ इसके अंदर से क्या निकलता है भाई, तो इसके अंदर से निकलता है आंतरिक रस। छोटी आंत से क्या निकलता है, आंतरिक रस निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में यहाँ तोड़ने का काम करता है। और मुख्य रूप से छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा भाग बांटा गया, तो पहला सबसे पहले बांटा गया ग्रहणी। दूसरा भाग किस में बांटा गया, दूसरे भाग को बांटा गया क्षुद्रांत। किस में बांटा गया, क्षुद्रांत में। और तीसरा भाग बांटा गया क्षुद्रांत के बाद जेजुनम। जेजुनम। तो छोटी आंत को कितने भागों में, ग्रहणी, क्षुद्रांत और जेजुनम। इसमें एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा कि ये क्षुद्रांत क्या है। क्षुद्रांत क्या है, जहां पर आपको यहां भी चित्र में भी बताए कि जहां पर अमाशय और ये अमाशय का लास्ट बिंदु और छोटी आंत का शुरुआत बिंदु जहां पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। यहां पर वसा का पूर्ण पाचन होता है। यहां पर क्या होता है, वसा का पूर्ण पाचन। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो क्षुद्रांत में होता है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इस आंत्र के अंदर बहुत सारे रसा अंकुर होते हैं, मतलब फर वाला रुमाल जैसा देखे होंगे वैसे रंग के आकार का इसमें होता है, बहुत सारी अंदर में, आंत्र के अंदर में। और उस फर वाले रुमाल के कारण उससे क्या होता है, पोषक पदार्थों को खींचने का काम करता है, सोखने का काम करता है। और सोखने के बाद ये भोजन क्या होता है, धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। तो देखते हैं बाबू बड़ी आंत की आप संरचना। तो बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत आकार में बड़ी लेकिन लंबाई में क्या हो, छोटी। यहां देखते हैं बाबू बड़ी आंत की संरचना कैसे होती है। ये बड़ी आंत की संरचना हम बना रहे हैं, ठीक है ना, यहां से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत की संरचना बनाते हैं। यहां पर परिशेषिका, यहां देखिए बड़ी आंत की बात करते हैं। मुख्य रूप से बड़ी आंत जो है आकार में क्या होता है, छोटा, आकार में बड़ा होता है लेकिन लंबाई में क्या होता है, छोटा। आकार में बड़ा लेकिन लंबाई में छोटा। इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। कितना होता है, 1.5। और छोटी आंत की लंबाई कितना बताए बाबू, 3 मीटर होती है। और इसको भी मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा गया, तो 3 वर्गों में बटा गया। 3 वर्ग में कौन कौन बटा गया, तो पहला कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं बाबू, सीकम। पहला भाग को क्या कहते हैं, सीकम। दूसरे भाग को कहते हैं बृहदांत,
दांत, और तीसरा भाग को कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय। तो इस इधर वाले भाग को सीकम, इस वाले भाग को वृद्धांत, और सबसे लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं, जहां से मल बाहर निकलता है। और इस भाग को क्या कहते हैं? परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। और परिशेषिका या अपेंडिक्स, तो भोजन क्या हुआ? छोटी आंत से कहां पर जाता है? यहां पर जाता है। छोटी आंत से पचने के बाद 8 से 10 घंटा पूर्णतः पाचन करने के बाद आंतरिक रस से मिला हुआ रसांकुर रस उससे खींचा हुआ, तब क्या होता है? अवशिष्ट के रूप में यहां पहुंचता है। यहां पर बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? कि भोजन से रस को नहीं, जल को अवशोषित करना। और जल अवशोषित करता है कौन? बड़ी आंत का एक ही मुख्य कार्य है कि बड़ी आंत क्या करता है? भोजन में बने जल को अवशोषण करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। अवशोषण करने के बाद ये कहां पहुंचाता है? मल द्वार के द्वारा। और जल को कहां? बाहर, रेक्टम द्वारा बाहर क्या करता है? निकाल देता है। मल द्वार द्वारा क्या करता है? ये निकल जाता है। और जल यूरिन जो है, यूरिन बनने के बाद बाहर निकल जाता है। दोनों क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो परिशेषिका कैसे होता है? तो जब कुछ खाना खाए उसमें कुछ हार्ड कण, भोजन के कुछ कण इसी परिशेषिका में आके क्या होते हैं? फंस जाते हैं। और फंसने के बाद यहाँ सड़ने लगते हैं। और सड़ने के बाद परिशेषिका क्या होती है? सड़ना चालू हो जाती है। ये अंग क्या होता है? पक जाता है। पकने के बाद ये दर्द करता है, और फटने के बाद पूरी आंत को ये जला सकता है। तो अपेंडिक्स जो है, ये परिशेषिका जो है, हमारे शरीर के अंग, हमारे अंदर जो है अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण क्या होता है? भोजन के कण अगर इसमें फंस जाए तो यह सड़ने लगता है। और सड़ने के बाद यहाँ की अंग क्या होती है? पक जाती है। और जिससे क्या होता है? इसमें विषैला पदार्थ जमा हो जाता है। जब ये फटता है तो पूरी आंत को यह क्या करेगा? गला देगा, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण पाचन तंत्र का मैंने चर्चा कर दिया। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आप एक बार गौर से सारे वीडियो को आप समझिएगा। चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम चर्चा करते हैं फिर से। सबसे पहले मुख गुहा के बारे में बात किए। सबसे पहले मुख, उसके बाद मुख गुहा। सबसे पहले आहार नाल के अंतर मानव पाचन तंत्र को 2 वर्गों में बांटा गया, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथि। आहार नाल के अंतर्गत कौन आया? पहले मुख के अंदर होठ, जी, दांत, ठीक है, तालू, ठीक है, ये सारे भाग आते हैं। उसके बाद मुख गुहा के बाद क्या बताए? मुख के बाद मुख गुहा बताए, जिसमें तालू, जीभ और दांत आते हैं। तालू के 2 टाइप के होते हैं, कठोर तालू और कोमल तालू। कठोर तालू क्या करता है? आगे वाले भाग को कठोर तालू कहते हैं। कोमल तालू क्या कहते हैं? मुलायम वाले भाग को जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? कोमल तालू कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकते हैं। जीभ क्या करते हैं? ये मांसल संरचना है। जो मांसल संरचना है इसमें कितने पाए जाते हैं? 4 स्टेप पाए जाते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। मीठा, खट्टा और नमकीन और कड़वा पाया जाता है। जो स्वाद का पता लगता है, इसके ऊपर कली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे स्वाद कलिका कहते हैं, जो स्वाद का पता लगाता है। जीभ का संरचना पूछेगा तो जीभ कहेंगे इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, ये मांसल लचीली मांसपेशियों की बनी होती है। इसका मुख्य काम है क्या? मुख के खोलों को साफ करना। जो मुख में आया, जो हमारे मुख में थूक आया या मान लिया जाए हमारे मुख में पानी आया, उसको साफ करने का कारण करता है, हम उच्चारण सही से कर पाएं, हम सही से बोल पाएं, ठीक है ना। उसके बाद जीभ क्या करता है? दांतों तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है। और जीभ ही क्या करता है? लार से सानने का काम करता है और भोजन को धकेलने का काम करता है। कहाँ? अंदर। उसके बाद दांत के बारे में बताएं। मुख्य रूप से दांत जो है, ये मुख्य रूप से मानव में दांत, वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और अकल का चौवा सहित दांतों की संख्या 36 होती है। अब कहता है कि दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन होता है? तो एनामेल होता है, ठीक है ना। दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23 होता है। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था वो भी हम साथ में डील कर रहे हैं। अब आते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं? मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर। मोलर जो मैंने चित्र बनाया है, मोलर दांत की संरचना ऐसी होती है, इसे चवर्णक कहा जाता है। प्रीमोलर दांत की संरचना मैंने बनाया था। प्रीमोलर दांतों की प्रीमोलर क्या हो? चबाए हुए भोजन को और महीन करने का
केनाइन क्या करता है, कुतरने का काम करता है, इंसीजर चीरने और फाड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि दांत के बारे में, उसके बाद मैंने क्या बताया, ग्रासनी के बारे में बताया। यह भोजन का ग्रास्य बिंदु होता है। यहाँ पर भोजन क्या होता है, ग्रास्य किया जाता है, जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, ट्रैकिया के पास पहुँचता है। और ट्रैकिया के पास पहुँचने के बाद ये भोजन को धीरे धीरे क्या होता है, अंदर पहुँचाने का काम करता है। ग्रासनी के बाद मैंने बताया, ग्रास नली के बारे में बताया। तो ग्रास नली क्या है, एक लंबी नली है, होती है, जो लंबी और चौड़ी नली होती है, जो मुख गुहा के इस छोर से लेकर अमाशय को जोड़ने वाली एक लंबी नली होती है, जिसका 25 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें क्या होता है, पाचन कुछ नहीं होता है, लिए भोजन का क्या होता है, क्रमकुंचन गति से भोजन को क्या करती है, अमाशय में पहुंचाती है। फिर मैंने अमाशय के बारे में बताया, अमाशय के बारे में बताया कि ये क्या होता है, कि ये क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी दीवारों पर क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। और जठर रस से भोजन क्या होता है, जठरिया होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है। और वहाँ से भोजन क्या होता है, फिर अम्लीय होने के बाद आगे पहुँचता है। और यहीं पर क्या होता है, अग्नाशय या पित्ताशय जो है, उससे पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशिक रस, ये भोजन को अम्लीय से फिर क्षारीय बनाता है। और वहाँ से पहुँचता है क्षुद्रांत के पास। ये जो नली है, माने अमाशय के लास्ट बिंदु और छोटी आंत के शुरुआत बिंदु को क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। यहाँ पर वसा का, भोजन में वसा अगर आया है, उसका पूर्ण पाचन करता है। और सबसे नीचे आता है कौन, छोटी आंत। यहाँ पर छोटी आंत, ये छोटी आंत क्या करता है बाबू, ये छोटी आंत भोजन का यहाँ क्या होता है, पाचन होता है। अर्थात यहाँ भोजन 8 से 10 घंटा रुकती है। यहाँ से आंतरिक रस निकलता है, और आंतरिक रस निकलने के बाद क्या होता है, ये भोजन क्या करती है, उसको पचाने का काम करता है। यहाँ पर ही पूर्ण पाचन होने लगता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर। और ये छोटी आंत को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया, ग्रहणी, जेजुनम और क्षुद्रांत। ग्रहणी, जेजुनम, क्षुद्रांत। उसके बाद यहाँ से भोजन 8 से 10 घंटा रुकने के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत में विशेष कुछ नहीं होता है, भोजन में बने जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत करता है। और बड़ी आंत में भोजन क्या है, भोजन से जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, बृहदांत और मलाशय। ये 3 भागों में बांटा गया। सबसे नीचे वाले भाग को मलाशय कहते हैं, जहाँ से जल निकलने के बाद जो अवशिष्ट रहते हैं वो क्या होते हैं, मल के द्वारा बाहर, मलाशय के द्वारा मल बाहर निकल जाते हैं। और जो पानी बना, यूरिन बना, वो क्या होता है, यहीं से क्या होता है, यूरिन ब्लैडर में चल जाता है। यूरिन ब्लैडर से बाहर उत्सर्जित रूप से बाहर निकल जाता है। अब बड़ी आंत की सबसे एक साइड क्या रहता है, गुदा रहता है, और दूसरे साइड क्या रहता है, परिशेषिका रहता है। परिशेषिका को अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में है, इसका कोई उपयोग नहीं है। होता क्या है, कभी कभी जब हम भोजन के कण क्या होता है, इसमें आके फंस जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, भोजन के कण सड़ने लगते हैं। और सड़ने के बाद क्या होता है, ये पक जाता है, और पकने के बाद ये फट जाता है। और फटने के बाद ये क्या होता है, परिशेषिका, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम रहते हैं जो ऐसे एसिड रहते हैं जो आंत को क्या करते हैं, गला देते हैं। आंत को क्या करते हैं, गला देते हैं, और व्यक्ति की तत्काल ही, तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इस ढंग से हमने आपको पाचन तंत्र संपूर्ण बना दिया है। अब बच्चों, आप इसको 2-3 बार या तो आप उतार लीजिए इसको अच्छे से, या इसको 2-3 बार वीडियो को पॉज करके इसको देखिए, पढ़िए। जहाँ पर समझ नहीं आए हम पे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमें समझ आया कि नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी ढंग से हम बच्चों आपका प्रोत्साहन करते रहेंगे। वीडियो का कोई चार्ज नहीं लगता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप जितना शेयर कीजिएगा, ठीक है, उतना मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और हम लगातार आपके लिए अच्छा टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहेंगे और बच्चों को ज्ञान देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।